जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार में इस समय इलेक्शन चुनावों की तैयारी चल रही है। इलेक्शन की तैयारी चल रही है और ढेर सारी रैलियां हो रही है, प्रचार हो रही है, यात्रा निकाली जा रही है। उसी सिलसिले में हम बात करेंगे कि कैसे स्थिति है बिहार की और राजनेताओं की, और क्या क्या पैंतरे खेले जा रहे हैं, आजमाए जा रहे हैं, नुक्से निकाले जा रहे हैं। और इसी विषय के साथ साथ हम चर्चा करेंगे कि कैसे बिहार में रैली के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने, राहुल गांधी ने और तेजस्वी यादव ने, और साथ में जो समस्त इंडी गठबंधन की पार्टियां हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके लोगों ने हमारे देश के प्रधानमंत्री नरे, नरेंद्र मोदी जी को उनकी मां की गाली दी। क्या यह राजनीति में अब यह सब होना संभव है क्या? और यहाँ तक राजनीति आ गई है क्या? इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो आप सभी को फिर से जय हिंद। दोस्तों, सोचिए कि क्या देश हमारा अभी आजाद हुआ है? पहले क्या गुलाम था क्या? क्या हम पहले का इतिहास भूल गए हैं क्या? लिखित तौर पे अगर हमारा देश 1947 में आजाद हुआ है, और 1947 से अगर देखा जाए तो देश की स्थिति 2014 तक कैसी थी, और जो आज आरोप लगाया जा रहा है राहुल गांधी के साथ साथ, और जो उनके इंडी गठबंधन इंडी इंडी गठबंधन के पार्टी के नेता हैं, उनके द्वारा, कि आजकल वोट चोरी हो रहा है, इलेक्शन कमीशन वोट चोरी करवा रहा है, और मोदी वोट चोर है। आप सभी देखे होंगे या फिर अपने बड़े बुजुर्गों से सुने होंगे कि हमारे देश की जो स्थिति थी 2014 से पहले, आजादी से लेकर, कैसी स्थिति थी। आप बिहार में देख सकते हैं। बिहार में, मैं बिहार से बहुत समय से जुड़ा हूँ। मेरा जन्म ही बिहार में हुआ है। मैं भले मध्य प्रदेश में मैं अपना जीवन यापन कर रहा हूँ, या फिर अपना जो मानसिक, आर्थिक, शारीरिक विकास मैंने किया है वो अपने मध्य प्रदेश में किया है, लेकिन जन्म मेरा बिहार में ही हुआ है। और वहाँ बहुत सारे मेरा रिलेशन भी है, मेरे अपने लोग भी हैं। लेकिन मैं उन अपने बिहारी भाइयों को देखता हूँ और सोचता हूँ, पूछता हूँ कि आपके बिहार से, हम सभी के बिहार से, क्योंकि देश हमारा है, देश का हर एक राज्य, हर एक कोना हमारा है। नागरिक हर जगह अच्छे बुरे हैं, लेकिन बुराई कहीं भी हो, उसको सामने लाकर उसको खत्म करने की उपाय सोचनी चाहिए। वहाँ बिहार से हर वर्ष औसतन ज्यादा आईपीएस, आईएएस ऑफिसर बनते हैं और देश की सेवा करते हैं। जाहिर है कि वो पढ़े लिखे होंगे, बहुत मेहनत किए होंगे, लेकिन उनके विचार क्या होंगे? सिर्फ एक नौकरी करना, पैसे कमाना, और कुछ नहीं, और नाम कमाना। बिहार की पिछले 40 सालों की राजनीति आप देख लीजिए। 40 नहीं तो फिर 30 सालों तक, जहां तक मैं जानता हूँ, 15 से 20 साल तक की राजनीति तो मैं जानता ही हूँ। बिहार में गुंडा राज, जंगल राज के अलावा कुछ भी नहीं था। न सड़कें अच्छी थी, न स्कूल कॉलेज अच्छे थे, और न ही लोग फ्री में घूम पा रहे थे, फ्रीडम
अपने आप को आजादी में घूम पा रहे थे। बहुत बुरा हालात था जब वहां पे लालू का सरकार था, आरजेडी का। जो आज तेजस्वी बोल रहा है ना कि जंगल राज आ गया है, आज की स्थिति क्या है बिहार की या पूरे देश की, आप सभी अंदाजा लगा सकते हैं और हम भी अंदाजा लगा सकते हैं। बिहार में एक ऐसा युग था कि वहां का जब बैलेट पेपर से वोटिंग होता था तो बूथ का बूथ कब्जा कर लिया जाता था, और सरकार के जो इशारे पे गुंडे रहते थे, माफिया रहते थे, वो बहुत सारे लोगों को अपने डर से डराते थे, धमकाते थे, और वो बोलते थे कि आपको इस जगह वोट करना है तो सामान्य नागरिक वहीं पे जाके वोट करता सिर्फ डर के मारे। लेकिन आज वर्तमान स्थिति ऐसी है कि हर एक व्यक्ति अपनी मत को लेकर स्वतंत्र है, और अपनी विचार से ही, अपनी विचारधारा से ही, अपनी समझ से ही वोट करता है। एक हम आम ग्रामीण होकर या फिर आम ग्रामीण होने के नाते सोच सकते हैं कि अपने देश की आज की वोटिंग व्यवस्था, चुनाव प्रणाली क्या है। और कांग्रेस के जमाने में कैसे कैसे, मतलब सिर्फ चुनाव के लिए ही, गद्दी के लिए ही, सत्ता के लिए ही कैसे कैसे कार्य किए गए आप देख सकते हैं। एक तरफा ऐसे कानून बनाए गए जो कि एक बहुसंख्यक आबादी जो हम हिंदुओं की है उनको दबाने के लिए, मुसलमानों के लिए वक्फ एक्ट बना दिया गया, माइनॉरिटी कमीशन बना दिया गया, राइट टू एजुकेशन में हम हिंदुओं को जबरदस्ती उसमें बांध के रखा गया, और मुसलमानों को आजादी दी गई कि आप जो चाहे वो पढ़ लिख सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आज की युवा इतना सोचता क्यों नहीं कि भविष्य में क्या हुआ। मानते हैं कि बड़े बुजुर्गों के पास बुद्धि नहीं थी, वो बेचारे डरे सहमे थे, न ही उन ज्यादा पढ़े लिखे थे। लेकिन आज की युवा जो हम सभी हैं, आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है, मोबाइल है, इंटरनेट है, और इंटरनेट के सहारे से हम पिछले 100 सालों की कहानियां, स्थिति और जो घटनाएं हैं उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय की स्थिति कैसी थी और वर्तमान समय की स्थिति कैसी है, और इसमें से उसमें से कौन बेहतर है। हम सभी सोच सकते हैं। आप सभी को, बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन बहुत कम लोगों को नहीं भी पता होगा कि हमारे देश में जबरदस्ती 19 महीने तक आपातकाल लगाया गया। किस लिए आपातकाल लगाया गया? किस लिए? आप सोचिए किस लिए। सिर्फ वोट के लिए, सत्ता के लिए। सरकारी जितनी भी तंत्र थी सभी को बंद करके, संविधान को तार तार करके, और 19 महीने सिर्फ आपातकाल लिखित तौर पर नहीं लगा, उसके उपरांत क्या क्या घटनाएं हुई देश में 19 महीने के अंतर अंदर, आप रिसर्च करके देखिए ना। 19 महीने आपको मामूली लग रहा है क्या? आज अगर वर्तमान सरकार अगर इमरजेंसी लगा दे 19 महीने के लिए, तो देश में क्या हालात बन जाएंगे, सोचिए जरा। लेकिन उस समय की कांग्रेस सरकार, इंदिरा सरकार ने हमारे देश पर इमरजेंसी लगाई, हम हिंदुस्तानियों पे इमरजेंसी लगाई, और जबरदस्ती हमारे देश के जो नेता थे उनको जेल में डाला, जो कार्यकर्ता थे, समाज सेवी थे, उनको जेल में डाला, पत्रकारों का मुंह बंद किया, अखबारों को छपना बंद किया। इसलिए सिर्फ उनको किसी ने चुनौती दे दिया था, और उस चुनौती के कारण उनको घमंड था कि हमें कैसे चुनौती मिल गई, हम तो आजीवन सरकार में रहने वाले हैं। और भी कई प्रकार की घटनाएं हैं जो कांग्रेसियों को देखने को मिल जाएगा। और उधर आप बिहार में देख सकते हैं, आरजेडी के जो लालू यादव है उनको देख सकते हैं आप। उत्तर प्रदेश में आप मुलायम सिंह को देख लीजिए कि सिर्फ वोट के चक्कर में, वोट के लिए हमारे सनातन योद्धा
इन्होंने बाबरी मस्जिद का विध्वंस किया था, उनके ऊपर गोलियां चलाई थी। क्या आज की सरकार, बीजेपी शासित सरकार में कहीं गोलियां चल सकती है क्या? जगह जगह पे बम ब्लास्ट होते थे, सिर्फ वोट पाने के लिए ही होते थे। आज क्यों नहीं हो रहा है? आज हर जगह समान स्थिति है। हर एक जो नॉर्मल आदमी है, नॉर्मल नागरिक है हमारे देश की, वो कहीं आ जा सकता है, रह सकता है, कमा सकता है। और ऊपर से सोचिए, जिस पार्टी का पूरे देश में सबसे ज्यादा राज्यों में सरकार हो, केंद्र में सरकार हो, लंबे समय से सरकार हो, और एक ऐसा प्रधानमंत्री जो लगातार 3 बार, 3 पंचवर्षीय प्रधानमंत्री रहा हो, 11-12 साल प्रधानमंत्री रहा हो, और उसकी माँ को इस प्रकार से गाली गलौज किया जाए, जो कि उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। सोचिए कि आप सभी ऐसा नेता चाहते हैं क्या? ऐसा प्रधानमंत्री चाहते हैं क्या कि गाली गलौज वाला हो, तू तड़ाक करे? आप राहुल गांधी की भाषा को देखें। एक नॉर्मल गांव में अगर हमारे गांव की बात करें या अपने आसपास के गांव की बात करें, तो उस गांव के सरपंच को कोई खुलेआम गाली नहीं दे सकता, इतनी बोलबाला होता है। और जो हमारे देश का 140 करोड़ नागरिकों का जो प्रधानमंत्री है, उसको खुले मन से गाली दे दिया जा रहा है। और ऐसे लोग अपनी मानसिकता जाहिर कर रहे हैं कि हमारी मानसिकता क्या है, हम अगर सरकार में आ गए तो हम क्या कर सकते हैं। और इतने सालों तक इन्होंने यही किया ना। लेकिन हम हिंदुओं को क्या, थोड़ा भी अकल नहीं है, थोड़ा भी बुद्धि नहीं है? अब भी समय है। हम ये नहीं कहते कि भाजपा को आप सपोर्ट करिए, भाजपा को आप वोट करिए, लेकिन सिर्फ हमारा ये कहना है कि आप खुद सोचिए कि आप चाहते क्या है। कि आपकी इज्जत, आपकी मर्यादा, आपकी संपत्ति, अगर कांग्रेस रहेगी, आरजेडी रहेगी, लालू रहेगा, नीतीश रहेगा, तो गुंडा राज रहेगा। आप कितने भी पैसे रुपए कमा लीजिए, कितने ज्यादा धन दौलत कमा लीजिए, कितने गाड़ी मोटर खरीद लीजिए, आपकी बहन बेटियां कभी सुरक्षित नहीं रह सकती। क्योंकि इन लोगों का काम ही गुंडे को पालना, और गुंडे को पाल करके जो बड़े पैसे वाले जो मेहनत करके पैसे कमाते हैं, उनसे पैसे लूटना और अपने गुंडों को बांटना और शासन करना, आईएससी का आईएससी करना। अब खुद विचार करिए ना। मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, आप सभी देख सकते हैं। लेकिन मैं इसलिए अपनी आवाज उठा रहा हूँ, बोल रहा हूँ, क्योंकि मजबूरी है बोलना मेरी। क्योंकि हम जानते हैं कि ऐसे मुद्दों को आज की युवा गंभीरता से नहीं लेते। इंटरनेट पे रहते हैं, यूट्यूब भी देखते हैं, इंस्टाग्राम भी देखते हैं, लेकिन हमारे देश की जिस जो मेन धुरी है राजनीति, जिससे हर एक व्यक्ति जुड़ा है, हर एक व्यक्ति का रोजी रोटी जुड़ा है, हर एक जो खासकर गरीब से गरीब है उसका जुड़ा हुआ है। अमीर लोगों का तो कोई भी भला कर देगा, जिसके पास पैसा है, रुपए है, धन दौलत है, उसका कोई भी भला कर सकता है। लेकिन आम गरीब का, आम नागरिक का, जो कुछ जानता नहीं, नॉर्मल आदमी, मजदूर आदमी, किसान आदमी, उसका भला कौन कर सकता है? क्या राहुल गांधी भला कर सकते हैं क्या? क्या तेजस्वी यादव भला कर सकते हैं क्या? सोचिए, ऐसे व्यक्ति जिसके जुबान पे लगाम न हो, जो खुलेआम मन से तू तड़ा करता हो, गाली गलौज करता हो, वो अगर प्रधानमंत्री बन जाए, तो आम आदमी को क्या समझेगा? तो समझेगा क्या कि प्रधानमंत्री को गाली दे सकता है, किसी मुख्यमंत्री को गाली दे सकता है, कुछ भी बोल सकता है, हमारे देश के इतने बड़े उद्योगपति अडानी को गाली दे सकता है। आपको बहुत कम लोगों को पता होगा कि अडानी सिर्फ अकेले हमारे देश के एक राज्य के बराबर लोगों को रोजगार दे रहे हैं। अंबानी सिर्फ अकेले हमारे देश के एक राज्य के बराबर लोगों को रोजगार दे रहे हैं, हमारे देश के लिए। देश में न जाने कितने इनके उद्योग खुले हुए हैं, कितने प्रकार के।
का विदेश के लोग थोड़ी आगे काम करते हैं, हमारे ही देश के लोग को लोग काम करते हैं ना। चाहे जिस भी प्रकार से करते हो, जिस स्थिति में करते हो, जो भी काम करते हैं। इनकी मान लीजिए एक कंपनी में औसतन, अडानी अंबानी की एक कंपनी में औसतन 10,000 लोग वर्कर काम करते हैं। सोचिए इनकी अगर 200-300 फैक्ट्रियां हैं तो कितने वर्कर काम करते होंगे, कितने लोग जुड़े होंगे। तो हमारे देश का पैसा हम लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, हम लोग को रोजगार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और राहुल गांधी क्या कर रहा है, अडानी को बदनाम कर रहा है। सोचिए ऐसे लोग हमारे देश में अगर रोजगार नहीं करेंगे, ऐसे उद्योगपति जो हमारे देश के हैं, अगर विदेश चले जाएंगे तो हमारे देश में विदेशी चाहते हैं कि हम रोजगार करके अपने भारत को लूटें और भारत के नागरिकों को गुलाम बनाए। ऐसी योजना पहले से चल रही थी, तभी तो हमारा देश गुलाम था। हम दूसरे देशों पर निर्भर थे। ज्यादा से ज्यादा निर्यात हमारे दूसरे देशों से होता था, छोटी से छोटी चीज। और आज हम निर्यात कम आयात ज्यादा कर रहे हैं, चाहे जो भी हो। हर एक प्रकार का जो वस्तु है, खाने पीने का हर एक प्रकार का जो इस चीज में इस्तेमाल होता है, सब हमारे देश में आज बन भी रहे हैं, बिक भी रहे हैं, बना भी रहे हैं हमारे देश के युवा। आप सभी को नहीं लगता कि हमारा देश अगर तरक्की करेगा, हमारा देश अगर बहुत संपन्न होगा, तो उसका फायदा हम सभी देशवासियों को मिलेगा। आज विभिन्न प्रकार का योजना हर गरीबों के लिए चल रहा है। फ्री में राशन मिल रहा है, स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ मिल रहा है, पेंशन मिल रहा है, किसान भाइयों को किसान सम्मान निधि मिल रहा है, महिलाओं को और भी प्रकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। इससे ज्यादा आप क्या चाहते हैं। और देश हमारा सुरक्षित है। पहले के जमाने में हमारे देश के जो बॉर्डर है, पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं या फिर बांग्लादेश से जुड़े हुए हैं या चीन से जुड़े हुए हैं, आपको बहुत कम पता होगा, आप में से बहुत कम लोगों को, क्योंकि खबर ही नहीं मिलती थी उस वक्त। हमारे देश में फौज था, सेना भी थे। लेकिन सेना को चलाने के लिए जो हथियार चाहिए, गोला बारूद चाहिए, जो आदेश चाहिए, निर्देश चाहिए, वो नहीं मिल पाता था। क्योंकि सेना आपकी कितनी भी हो, कितनी बड़ी हो, लेकिन जब तक उनको हथियार नहीं देंगे अच्छे, जब तक उनको अच्छा एक आजादी नहीं देंगे, उनको ऐसी विचारधारा नहीं देंगे, तब तक वो लड़ नहीं पाएंगे। तो आज हमारे देश की जो बॉर्डर की स्थिति है, देखिए आप क्या है। इतनी अच्छी है कि आजकल पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो या चीन हो, कोई भी हमारे देश के अंदर कुछ भी करने से सोचता है बार बार। लेकिन सिर्फ सेना का ही फर्ज नहीं है कि हमारे देश के जो दुश्मन है, वो सिर्फ देश के उस पार नहीं है, देश के अंदर भी है। और सेना कहाँ तक लड़ सकती है। हम सभी सिर्फ अपना घर चलाने के लिए अपने देश में पैदा नहीं हुए। अपने देश को बचाने के लिए, देश को संवारने के लिए, देश को संभालने के लिए हम सभी का भी कर्तव्य है, क्योंकि देश हम सभी का है। और जब तक अपने देश को हम अपनी माँ, अपनी जन्मभूमि सर्वोपरि नहीं समझेंगे, तब तक इसके प्रति कुछ कर गुजरने की इच्छा मन में उत्पन्न नहीं होगी। फौजी इसलिए करते हैं क्योंकि उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि देश ही आपके लिए सब कुछ है, राष्ट्र ही आपके लिए सब कुछ है। राष्ट्र की रक्षा के लिए आपको कुछ भी करना है, हद पार करना है, अपनी जान लुटानी है, हर चीज करनी है। सेना को, हर एक फौजी को ट्रेनिंग दी जाती है। तो क्या हम सब ये इस ट्रेनिंग को नहीं ले सकते, इस सोच को नहीं रख सकते कि जितना हो सके उतना अपने हम राष्ट्र के लिए कर सके। कम से कम समाज में एक अच्छा विचार को पैदा कर सकते हैं, जो सकारात्मक हो, जो वास्तविक हो। आज के जमाने में, इंटरनेट के जमाने में झूठ फैलाना बहुत आसान है। और झूठ के लिए बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको पैसा मिल रहा है। विदेश, बड़े बड़े देश, अमेरिका, चीन और भी कई देश हैं जो हमारे देश को गरीब रखना चाहते हैं, हमारे देश को संपन्न नहीं बनने देना चाहते। क्योंकि हमारे देश में जनसंख्या ज्यादा है, हमारा देश गरीब रहेगा, दूसरे देश से मांग के खाएगा, तो उनको फायदा होगा।
इसलिए अपने नेता को पहचानिए, सच्चे नेता को बनाइए, पहचानिए, सच्चे देशभक्त को पहचानिए, और उनको, उनका मदद करिए, सपोर्ट करिए। पैसे से नहीं कर सकते तो अपनी आवाज से करिए। आवाज की बहुत कीमत है। दूसरी पार्टियां जो है खुलकर बोलती हैं कि हम मुसलमानों का सपोर्ट करते हैं, मुसलमान हमारे वोटर है, मुसलमान के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं, मुसलमान के लिए, ईसाई के लिए। लेकिन आपको इतना भी समझ में नहीं आता कि जो वर्तमान सरकार है, भाजपा की सरकार, वो हिंदुओं को तो देखती ही देखती है, लेकिन मुसलमानों को ही देखती है। इससे दयालु आपको सरकार कभी नहीं मिलेगी। इतना सेकुलर सरकार। मुसलमान वोट नहीं देते हैं। अगर 50% मुसलमान है, उसमें से केवल 5% मुसलमान ही वोट देते हैं बीजेपी को। लेकिन बीजेपी सभी योजनाओं का लाभ सामान्य रूप से हर एक नागरिक को दे रही है। आप देख लीजिए कहीं भी। लेकिन जहां पे कांग्रेस की सरकार है, वामपंथियों की सरकार है, जिहादियों की सरकार है, आप बंगाल उठा के देख लीजिए, पश्चिम पश्चिम बंगाल देख लीजिए, कर्नाटक देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश देख लीजिए, तेलंगाना जाकर देख लीजिए कैसी स्थिति है, तमिलनाडु जाकर देख लीजिए। सोचिए कि पूरे देशवासियों के लिए, जो हम ज्यादातर हिंदी बोलने वाले लोग हैं, उनके लिए कितनी दुर्भाग्य की बात है कि हर एक पूरे देश में हिंदी बोली जाती है, और पूरे देश में एक दूसरे राज्य के लोग काम करते हैं। लेकिन राजनीति करने वाले जो चमचे हैं, राजनेता हैं, जो दलाल हैं, वो हमारे देश के नागरिकों को आपस में लड़ाते हैं भाषा के नाम पर। और वही जो स्टालिन है, तमिलनाडु का सीएम, वो हमारे बिहारी भाइयों को पता नहीं न जाने क्या क्या गाली देता है, बकता रहता है, जबकि वो मुख्यमंत्री है, संविधानिक पद पे है। और संविधान में ये साफ साफ लिखा है कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। किसी भी स्टेट, किसी भी प्रदेश, किसी भी जिले का वो व्यक्ति क्यों ना हो, सभी पूरे भारत के एक समान नागरिक है, कहीं भी आ जा सकता है, काम कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। संविधान में स्पष्ट लिखा है। रंग, रूप, जाति, पंथ, जगह, ऐसे किसी मामले में भेदभाव नहीं हो सकता। संविधान ने अधिकार दिया है। लेकिन एक संविधान पद, संविधान के अनुसार शपथ लिए हुए एक राज्य का मुख्यमंत्री बोल रहा है एक प्रदेश के पूरे नागरिकों को कि बिहारी सिर्फ गंदे काम करने के लिए बने हैं, मजदूरी करने के लिए बने हैं, सफाई करने के लिए बने हैं। और वही मुख्यमंत्री जाके बिहार में रैली करता है, और वही बिहार का, जो अपने बिहार का वासी कहता है, तेजस्वी यादव, वो उसको साथ में लेके पूरे बिहार को घुमाता है। और हमारे बिहारी भाई देखते हैं। अरे कम से कम आप आवाज तो उठाओ। सही बात आप बोल तो सकते हो, गलत किसी को गाली नहीं दे सकते, लेकिन सही बात तो बोलो, ताकि दूसरे को, लोगों को हाँ इतनी साहस हो कि हाँ हमारा सामने वाला भाई बोल रहा था, हम भी कुछ बोले। और हम सभी जब मिल के आवाज उठाएंगे, हम किसी को गाली नहीं दे सकते, लेकिन हम एक सब भाषा का उपयोग करते हुए भी गलत चीजों का विरोध कर सकते हैं, अपनी देश को तोड़ने वाले का विरोध कर सकते हैं। जो आज बोल रहे हैं लोकतंत्र खतरे में है, मोदी तानाशाह है, आपने बहुत सुना होगा, मोदी तानाशाह है, लोकतंत्र खत्म हो गया। सोचिए इसी मोदी सरकार के अंतर्गत रहते हुए एक आतंकवादी के लिए, आप देख लीजिएगा, रिसर्च कर लीजिएगा, एक आतंकवादी के लिए, उसमें भी वो आतंकवादी जिंदा न पकड़ा जाता तो हम हिंदुओं का नाम बदनाम हो जाता। अजमल कसाब जो पकड़ा गया था मुंबई ताज होटल के हमले में, न जाने कितने बेगुनाह लोगों की हत्या की थी, इतनी बर्बरता के साथ। और उसने कलावा बांध के आया था, हिंदू नाम रखा हुआ था,
अगर वो मर जाता तो वहां पे यह बात फैलाई जाती कि वहां पे हिंदुओं ने ऐसी घटना की है, हिंदू आतंकवादी है। वो पकड़ा गया, वो मतलब पूरी तरीके से उसका प्रमाणित था कि ये आतंकवादी है, इसने ये गलत काम किया है, इन लोगों को मारा है। इसके बावजूद भी उसको फांसी हुआ, और तुरंत नहीं हुआ। सोचिए कब फांसी हुआ, कितने सालों बाद हुआ। और उसके बावजूद भी उस फांसी की सजा को रुकवाने के लिए उस अफजल कसाब को बेगुनाह साबित करने के लिए कांग्रेस पार्टी के वकीलों ने 12 बजे रात सुप्रीम कोर्ट को ओपन करवा के कार्यवाही चालू करवाया था। आप खुद सोचिए कि ऐसे लोगों को आप सरकार में आने देना चाहते हैं, चाहते हैं कि ऐसे लोग हमारे देश या हमारे प्रदेश, हमारे जिले का विधायक, सांसद या मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बने। बन जाएंगे तो हमारे देश को क्या कर देंगे, क्या बना देंगे। क्योंकि विदेशी जो ताकतें हैं वो चाह रहे हैं। हमें सिर्फ चाहना क्या है ये सोचना जरूरी है। देश हमारा अमर रहे, अजर रहे, खुशी रहे, सुखी रहे। आज हम सोचते हैं कि अगर बिहार में कुछ गलत होता है तो हो जाए, या फिर बंगाल में कुछ गलत होता है तो हो जाए, या फिर तमिलनाडु के लोगों को के पास लोगों के साथ कुछ गलत होता है तो हो जाए। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा भाई कि मेरे हमारे हमारे भी प्रदेश के लोगों के साथ अगर कुछ गलत होगा, फिर भी उन जो सामने वाले प्रदेश हैं, जैसे बिहार हो गए, बंगाल हो गए, तमिलनाडु हो गए, वहां के लोगों को भी ऐसा लगेगा कि मध्य प्रदेश के लोगों के साथ होता है तो हो जाए। ऐसे में हम सभी बर्बाद हो जाएंगे। देश हमारा है, हम सभी का है। और हम सभी को मिलकर अपने देश की जितने भी गलत प्रकार से क्रियाकलाप हो रहे हैं, कर्म कांड किए जा रहे हैं, देश को बदनाम करने के लिए, देश को तोड़ने के लिए, देश को लूटने के लिए, चाहे वो विदेशी ताकतें हों या हमारे देश में बैठे हुए जो कालनेमियों की जो फौज है, उनको पहचान कर हमें अपनी जो शक्ति मिली है, जो संविधान से हमें शक्ति मिली है बोलने की ना, तो लोग गलत बातें बोल रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं इसी का सहारा लेकर, क्योंकि हम अच्छा काम नहीं कर सकते, अच्छे लोगों को चुन नहीं सकते। एक ही तो अधिकार है हमें वोट देने का। और सोचिए कि 5 साल में एक ही बार, एक वोट की कीमत से आपको बहुत कुछ अच्छा मिल सकता है और बहुत कुछ बुरा मिल सकता है। सिर्फ एक ही बार। आप जीवन में कुछ भी मत करिए देश के लिए, सिर्फ एक दिन, जिस दिन वोट देने का समय आए, तो अपने देश का प्रधानमंत्री चुनना हो या प्रदेश का मुख्यमंत्री चुनना हो, उस पार्टी का मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री चुनिए जिसमें देश से लगाव रखता हो, देश की बातों का समझ हो, हमारी संस्कृति का समझ हो, हमारे संस्कारों का समझ हो, और उसकी विचारधारा हमारे राष्ट्र से, हमारे देश, हमारी संस्कृति से मिलता जुलता हो। तभी वो हमारे या हम सभी का रक्षा, सुरक्षा, सेवा कर सकता है, या पार्टी हो या नेता हो। दोस्तों, समय, यही समय है आप सभी को, हम सभी को सोचने का कि हम सभी जो हमारे देश के नेता हैं, जो कानून का, संविधान का दुरुपयोग करते हैं, उन सभी को अगर 5 साल में एक बार ऐसा मौका आए उनको बाहर निकालने का राजनीति से, तो कभी मौका ऐसा चूकिए मत। ऐसे लोगों को अपने जीवन में जीते जी कभी भी राजनीति में मत आने दीजिए, क्योंकि आएंगे तो आपके वोट के सहारे ही। आज सरकार ऐसी है कि व्यवस्था ऐसी है कि आप अपना आवाज, अपनी मत अपने अनुसार दे पा रहे हैं। लेकिन एक बार उनकी सरकार आ जाएगी, जिहादियों की, कट्टरपंथियों की, कांग्रेसियों की, आरजेडी की, तो आप फिर पछताएंगे। अभी हाल फिलहाल में 2-3 या 6 महीने के लिए, साल भर के लिए अभी बीच में सरकार आई थी, जब नीतीश कुमार पलटे थे बिहार में, अग्निवीर का बहाना लेकर के कितनी सरकारी संपत्तियों का नुकसान किया गया, आग लगाया गया। अब देखिए ना बिहार की कैसी स्थिति थी।
इसलिए बोलता हूँ, हमारे देश का कोई भी कोना क्यों न हो, हम सभी को अपने देश के बारे में सोचने का अधिकार है। ज्यादातर हम युवाओं को राजनीति में हर एक प्रकार से सोचने की जरूरत है। राजनीति के लिए, देश के लिए थोड़ा बहुत एक दिन में 1 घंटा, 15 मिनट, जितना हो सके उतना समय दीजिए और सोचिए कि हम क्या कर सकते हैं अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए। पैसा आप किसी भी प्रकार से कमा सकते हैं, लेकिन सम्मान आप अच्छा काम करेंगे तभी मिलेगा। इस बात की गारंटी। सम्मान पाने के लिए, वास्तविक सम्मान पाने के लिए और सर्वथा सम्मान पाने के लिए आपको अच्छे कर्म ही करने पड़ेंगे। कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हाँ, पैसा किसी भी रास्ते से कमा सकते हैं, लेकिन अच्छे कर्म के जरिए ही आप सम्मान पा सकते हैं। अपने आप से, अपने लोगों से, अपने राष्ट्र से, अपने संस्कृति से, अपने धर्म से। सम्मान हमें सबसे मिलता है अगर हम अच्छा काम करते हैं। अपने जो लोग हैं उनसे भी मिलता है। इसलिए आज के इस वीडियो में मेरा मुख्य अंश यही था कि राहुल गांधी के कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने, या फिर राहुल ने या तेजस्वी ने जो मोदी जी को, माँ को गाली दिया है, आप खुद सोचिए कि क्या ये लोग अगर सत्ता में आ जाएंगे, शासन में आ जाएंगे, सरकार चलाएंगे, तो भला इनके रहते और क्या क्या नहीं हो सकता है। अभी तो शासन में नहीं है, सत्ता में नहीं है, तो खुलेआम में जिहादी वाला चाल चल रहे हैं। लेकिन आ जाएंगे तो कितनी जंगल राज ये लोग, जंगल राज लेके आएंगे। आप खुद सोचिए। अपने बच्चों का भविष्य कैसा देखना चाहते हैं, अपना भविष्य कैसा देखना चाहते हैं, अपनी दुकान, अपनी जो संपत्ति है उसकी सुरक्षा चाहते हैं कि नहीं, अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा चाहते हैं कि नहीं। अगर चाहते हैं तो सरकार अपनी बुद्धि से सुनिए, लेकिन ऐसा चुनिए कि जो सबकी रक्षा कर सके। क्योंकि सरकार एक बार बन गई ना, तो न जाने कितनी लोगों की जो जिंदगी है वो बर्बाद कर सकती है। हमारे संविधान कुछ भी नहीं कर सकता। संविधान में यही लिखा गया है कि आदमी का विचार अगर अच्छा है तो संविधान का अच्छा उपयोग कर सकता है। अगर आदमी का विचार गलत है तो उस संविधान का दुरुपयोग भी कर सकता है। और ये दोनों चीज उसमें लिखा हुआ है। सिर्फ विचार और विचारधारा वाला जो व्यक्ति है वो आपको समझ कर चुनना है कि हमारे साथ कैसा व्यवहार हो, अच्छा हो या बुरा। उसके हिसाब से आप पार्टी या संगठन या नेता आप चुन सकते हैं। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप भाजपा को चुनिए, भाजपा को वोट दीजिए, भाजपा ही सबसे अच्छी पार्टी है। आप खुद इसका चयन कर सकते हैं। लेकिन आप पिछले 15 सालों की हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति है, भौगोलिक स्थिति है, जो सामाजिक स्थिति है, इन सभी का जायजा करिए, इन सभी का रिसर्च करिए। और पिछले जो 50 सालों की जो हमारे देश की स्थिति है, भौगोलिक स्थिति है, आर्थिक स्थिति है, सामाजिक स्थिति है, इन सभी के बारे में आप खुद परसेंटेज निकाल करके, स्थिति को जायजा ले करके खुद विचार करिए कि आपको किस पार्टी से लगाव रखनी चाहिए, किस पार्टी से जुड़ाव रखनी चाहिए, किस पार्टी का प्रचार करना चाहिए। चाहे आप घर में करें, समाज में करें, कहीं भी करें, प्रचार हर जगह करना ही पड़ेगा और करना ही जरूरी है। अपने बच्चों से बताएं, अपने बुजुर्गों से बताएं, क्योंकि पार्टियों का काम नहीं है प्रचार करना। अगर हम चाहते हैं कि हमारे देश का भला हो, हमारे परिवार का भला हो, हमारे अपने बच्चों का भला हो, और हम खुशी से हमारे समाज में रह सके, हंसी खुशी से त्योहार मना सके, और कभी कोई घटना न हो, तो आपको हर व्यक्ति तक यह खबर पहुंचाना होगा कि हम इस पार्टी को, अपने जो देश का जो अच्छा कर रहा है, देश को ऊपर ले जा रहा है, देश के दुश्मनों को मार रहा है, इस पार्टी को वोट देना है और देना चाहिए और देना है। आपको बच्चों को भी बताना पड़ेगा, अपने बुजुर्गों को भी बताना पड़ेगा, बहन बेटियों को भी बताना पड़ेगा, घर की औरतों को भी बताना पड़ेगा। क्योंकि वो सारे लोग जो है, सभी के पास मोबाइल नहीं होते, सभी के पास खबर नहीं होते। इसलिए संसाधन का उपयोग करके
इंटरनेट का उपयोग करके, बुद्धि का उपयोग करके आपको प्रचार पूरे देश में फैलाना है और देश में जो अच्छे काम हुए हैं उसके बारे में बताना है। क्योंकि हर चीज का आप प्रमोशन कर सकते हैं, अच्छाई का भी कर सकते हैं, बुराई का भी कर सकते हैं। बुराई करने वालों के पास पैसा भी है, साधन भी है, और अच्छाई करने वाले के पास पैसा है, साधन है, लेकिन सीमित है। क्योंकि हम सही तरीके से काम कर रहे हैं तो हमारे पास पैसा भी सीमित है। इसलिए बुद्धि का इस्तेमाल करें और अपनी राष्ट्र की, अपनी परिवार की और अपनी स्वयं की, अपनी उद्योग की, धंधे की, अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए उस पार्टी को चुने जो राष्ट्र का भला चाहता हो, जो गरीबों का भला चाहता हो, जो हमारी संस्कृति समाज का भला चाहता हो, हमारे सनातन सभ्यता का भला चाहता हो, हम हिंदुओं का भला चाहता हो। ऐसी पार्टियों को आप जीवन में कभी भी न भूलें और जीते जी अपने जीते जी यह संकल्प लें कि हमारे लिए हमारे देश से बड़ा कुछ भी नहीं है, हमारी संस्कृति से बड़ा कुछ भी नहीं है, हमारे धर्म से बड़ा कुछ भी नहीं है। और इसी बात का संकल्प लेते हुए जब भी वोट देने जाएं तो उस पोलिंग बूथ पर पहुंचकर जब बटन दबाएं तो उससे 2 मिनट अपने दिमाग में सोच ले, दबाने से पहले, कि हमें क्या चुनना है। अपनी परिवार चुननी है, अपनी समाज चुननी है, अपनी देश चुनना है, अपनी संस्कृति चुनना है, अपना धर्म चुनना है, या फिर इन गद्दारों को चुनना है। और ये सब सोचकर आप वोट डालिए। आप भी आजाद हैं सोचने के लिए। आज की परिस्थिति में हर कोई व्यक्ति अच्छा सोच सकता है, अच्छे से सोच सकता है और सोच कर अच्छा कर सकता है। बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा, आप सभी कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, और आप सभी को शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत।